नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। सरकारी बैंकों से के प्रमुखों से आज वित्त मंत्री की मुलाकात, क्या कहा उन्होंने उनसे और कैसी है बैंकों की तबीयत, जानेंगे शो में आगे। गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका बन रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, ये सब बताएंगे शो में। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे। लगातार 6 दिन की कमजोरी के बाद बाजार में आज कुछ रिकवरी दिखाई दी। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 200 अंक संभलकर 15,350 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 237 अंकों की तेजी के साथ रहा। एफएमसीजी और एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। हालांकि निफ्टी बैंक 58 अंक गिरकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और क्या हलचल रही, बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा सेशन, और इनफैक्ट अच्छा इसलिए क्योंकि 6 दिनों की लगातार गिरावट देखने के बाद भारतीय बाजार में आज रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई दिखी और इस अटेम्प्ट में भारतीय बाजार कामयाबी नजर आए। निफ्टी सेंसेक्स में हरे निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी और एक फ्लैट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे देखने मिले। आईटीआई लिमिटेड से शुरुआत करेंगे क्योंकि कंपनी ने हाईएस्ट सिंगल डे गेन 26 मई 2022 के बाद तक के देखें। आज अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक में बढ़िया तेजी पर ट्रेड्स नजर आया। उसके ठीक पीछे कैम्स का स्टॉक भी, कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और इस बातचीत में यही पता चला कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंज्यूमर्स को लेकर, कारोबार को लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। कन्विक्शन काफ़ी था उनकी बातचीत में। फंडामेंटली स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज भी अच्छी तेज़ी के साथ ये परफॉर्म करता हुआ दिखा और आने वाले दिनों के लिए भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कमोडिटी प्राइसेस में जो गिरावट, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट एफएमसीजी प्ले पर देखने को मिला। एचओएल, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स इसी के चलते फोकस में रहे और क्रूड में जो एक करेक्शन आता हुआ दिखा है, इसका इम्पैक्ट सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स पर पड़ता दिखा। लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल जैसे काउंटर्स में इसमें कंसर्न्स नजर आए क्योंकि क्रूड में गिरावट हमने देखी। ऑफ कोर्स रिफाइनिंग मार्जिन्स भी हमने बहुत ही पहले आपको बताया था, जब क्रूड में क्लियरली एक उबाल आता हुआ दिखा था, जब रिफाइनिंग मार्जिन स्टॉक्स में कप मूव नजर आ रहे थे, उसमें से कब निकलना है वो भी हमने आपको सही समय पर दिखाया था। रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़े स्टॉक्स में क्रूड करेक्शन का बिल्कुल इंपैक्ट नजर आया। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने दिन भर बाजार को संभाला और रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में कमजोरी नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स थे जो कि दिन भर बाजार में काफी एक्शन दिखा रहे थे। ऑल इन ऑल अगर देखेंगे आज का ट्रेडिंग सेशन काफी एक्शन भरा, काफी डेवलपमेंटल नजर आया क्योंकि 6 दिन की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज रिकवरी दिखी। शुक्रिया उस पूरे अपडेट के लिए। तो बाजार का वो हाल हमने देखा, रिकवरी की कोशिश, लेकिन खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई काफी हद तक होते हुए दिखी। अब यहाँ आगे क्या चाल चल सकता है बाजार, बताने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, ये जो रिकवरी आज अटेम्प्ट हुई है इंडाइसिस में खास तौर पर, आपको लगता है कि ये कल के सेशन में सस्टेन कर पाएगी? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से रिकवरी आज हमने देखी है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी थी, लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट या तो ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव थी। जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज स्टॉक की पिटाई हुई है, हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट आने वाले 2-3 दिन में अगर कुछ रिकवरी वहां से पैन आउट होगी, देन वी कैन से कि भाई हाँ वी आर नियर बॉटम। अदरवाइज ये जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं छोड़ के इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, सो निफ्टी में जिस तरह से 15,300 का लेवल है वो इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने नीचे आज भी देखा, फ्राइडे के सेशन में भी देखा था 15,200 को डिफेंड करता हुआ लेवल। आज भी हमने देखा कि 15,300 के आसपास जिस तरह से कॉल में 62,000 लॉट की बिकवाली हुई है, उसी टाइम पे अगर हम पुट देखें तो 85,000 लॉट की बिकवाली है। सो कहीं ना कहीं पुट काफी स्ट्रॉन्ग है। जब तक 15,300 के ऊपर मार्केट है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक बार 15,500 15,600 तक की रैली देखें। जब तक मार्केट 15,600 के ऊपर नहीं आएगा तब तक इट इज डिफिकल्ट टू से कि भाई वी आर नियर बॉटम। देयर आर वेरी गुड चांस कि हम और भी नीचे के लेवल 15,000 तक के लेवल देख सकते हैं। सो ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 15,200 होल्ड है, वी कैन सी के ऊपर में 15,500 तक की रैली आ सकती है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न में एक हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। निफ्टी जो है वो अपनी प्रीवियस लो के नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लो के आसपास ट्रेड कर रही है, वो अभी तक तोड़ा नहीं है। सो 32,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है पोजिशनली, जब तक वो नहीं टूटता है तब
तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक रिकवरी देखें। इस रिकवरी के लिए ऊपर में 33,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक उसके नीचे है तब तक कॉशियस रहना पड़ेगा हमें। जैसे ही 33,000 का लेवल क्रॉस होगा तो फिर वहां से हम शानदार रिकवरी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफी डैमेज हो चुका है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें मार्केट को कंसोलिडेट होने के लिए एंड देन वी कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ अ रिकवरी। ये तो कुछ कंसोलिडेशन के लिए समय देना होगा, उसके बाद शायद हम ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि रिकवरी हो रही है। लेकिन शर्मिला, आपको चर्चा में शामिल करते हैं। जो सिचुएशन इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप की हो रही है, उसे देखकर न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी अब चिंता होने लगी है। आपको लगता है कि अभी और पेन बाकी है, खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में? ऐसा लग तो रहा है बिकॉज आई थिंक टू थिंग्स। एक तो जिस तरह से हम पिछले हफ्ते का अगर एक्टिविटी देखें तो एफआई नंबर्स अगर आप देखें और डीआईएस नंबर देखें तो उनमें कोई एक्चुअली बड़ा बदलाव नहीं था। एफआईएस काफी लंबे समय से बिकवाली करते आए हैं एंड डीआईएस ऑन द अदर हैंड हैव बीन बाइंग, और वही हमको नंबर्स देखने मिले। लेकिन मार्केट गिर रहा था, तो इसका मतलब यही है कि वेदर इट इज एचएनआई, वेदर इट इज रिटेल, वो लोग काफी बड़ी मात्रा में आई थिंक स्टॉक्स बेच रहे हैं एंड दे आर एग्जिटिंग मिड कैप्स, क्योंकि टिपिकली रिटेल और एचएनआई का प्रेजेंस ज्यादा रहता है मिड कैप्स में। बिकॉज अगर आपके पोर्टफोलियो को इफ यू वांट दैट बीटा इन योर पोर्टफोलियो तो वो मिड कैप से ही आता है। सो मोस्ट ऑफ अस हैव मिड कैप्स इन आवर पोर्टफोलियो, और या तो वो सेल ऑफ इन उन स्टॉक्स में आया है वेयर दे आर मेकिंग मनी, और they're selling stocks which they don't think कि यहाँ से आगे बहुत जल्दी परफॉर्म करेंगे, so they are cutting their losses in some cases. But I think it's very evident that जो confidence retail को था मार्केट में, that has sort of gotten shaken over the last 10-15 days, और मेरे हिसाब से that could be the factor really to watch going ahead, क्योंकि अभी तक हम यही मान रहे थे कि जो retail participation था वो मार्केट को बॉयंट बनाए रख रहा था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एफआईएस हैव हैड अ वेरी नेगेटिव व्यू ऑन द मार्केट आई थिंक फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स। तो आगे ये देखना जरूरी होगा। और आज का जिस तरह का सेल ऑफ है, जैसे कि आपने कहा, जो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप था, दैट आई थिंक अगेन पॉइंट्स टू दैट, बिकॉज अगेन अगर आप एफआई नंबर्स आज के देखेंगे तो एफआईएस की बिकवाली काफी आज कम है क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद है, and DIs have been buyers again today, so there's been really no change in that. करेक्ट। तो अभी कुछ समय और लगेगा शायद मिड कैप और स्मॉल कैप पर दबाव जिस तरह का बन रहा है, शायद कुछ और पेन बाकी है। वेट एंड वॉच की स्थिति ही रखनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, जैसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स अभी लगातार हमको बता रहे हैं। आज के एक बड़े इवेंट की चर्चा कर लेते हैं। पीएसयू बैंकों के साथ आज वित्त मंत्रालय ने एक रिव्यू बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों को सुझाव दिया कि कुछ बैंकों को अपने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में सुधार करने की जरूरत है। और क्या कुछ निकल कर आया इस पूरी मीटिंग में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। मेघना, बताइए क्या कुछ बातें हुई आज मीटिंग में? जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज एक इम्पॉर्टेंट रिव्यू मीटिंग ली थी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिसमें सारे बैंक्स के एमडीज और सीईओज खुद प्रेजेंट थे। ये मीटिंग फाइनेंस ने चेयर करी थी और डीएफएस सेक्रेटरी इस पूरे दिन की मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे बैंक्स को ये स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि वो अपना सपोर्ट इकोनॉमी की ग्रोथ में बनाए रखें, अपने सारे सेगमेंट्स में क्रेडिट ऑफ टेक पर ध्यान दें। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि कुछ बैंक्स का जिनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो लो जा रहा था, उन्होंने बोला है उन बैंक्स को वो अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दें। इसके अलावा जो असेट क्वालिटी रेशियो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि बैंक्स अपना फोकस असेट क्वालिटी रेशियो पर ना खोएं, वो पर रखें और कैश रिकवरीज और अपग्रेडेशन पर भी ध्यान दें। इसके अलावा जो एनपीएस हैं 100 करोड़ के अबव, उस पर आज डिटेल में चर्चा हुई है। उस पर ये भी चर्चा हुई कि कैसे इनका रेजोल्यूशन एक्सपेडाइट किया जाए और जल्द से जल्द बैंक को रिकवरीज प्राप्त हों जो कि एनपी अकाउंट्स हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इशू था कि जो बजट में इस साल कोई भी बैंक्स को रिकैप अनाउंस नहीं हुआ था, उसमें मोस्ट ऑफ द बैंक्स सब ने ये बोला है कि उन्हें इस कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, वो एडिक्वेटली उनके पास कैपिटल है, पर जिन बैंक्स के पास नहीं है वो मार्केट के थ्रू कैपिटल राइट टाइम पर रेज करने में सक्षम हैं। तो ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें ये वेरियस सजेशंस डिस्कस हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एडवाइजरी या सजेशंस सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए गए हैं।
शुक्रिया मेघना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडवाइस दी है वित्त मंत्री जी ने। यहाँ पर शर्मिला, कैसे रीड करना चाहिए? यहाँ पर बैंक्स कह रहे हैं कि उनकी सिचुएशन ठीक है, एडिक्वेटली वो लोग कैपिटलाइज्ड हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट ऑफटेक है वो 3 साल के हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो ये माना जाए कि जो बैंकिंग सिस्टम है इस समय उसकी सिचुएशन बेटर है, और उसको अब जब हम शेयर मार्केट में ट्रांसलेट करें तो हमें शायद बैंकिंग शेयरों पर ज़्यादा बेट करने की ज़रूरत है। वेल आई डोंट नो कि ज्यादा आपको बेट करने की जरूरत है कि नहीं, लेकिन उनकी स्थिति डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। जैसे कि आपने कहा कि उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। उसके साथ साथ अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो स्टॉक प्राइस अभी है वो मल्टीपल भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगेन आई थिंक स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है वो काफी गहरा है आई थिंक इन मोस्ट केसेस। बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग, आई थिंक आपको ऐसे नाम चुनने चाहिए जहां पर एनपीएस पर भी एक काफी अच्छा होल्ड है, जहां स्टॉक प्राइस इरोजन भी हुआ है, और एट द सेम टाइम आगे चलकर आपको sort of large size PSU banks. That was my cat, by the way. So I think SBI and PNB would be the stocks that I would go for. ओके, तो एसबीआई पर यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। आई थिंक योर कैट आल्सो वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, एंड अच्छा है, द मोर द मेरियर आई थिंक। चलिए किरण, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो जनरली मैं बैंक्स में लोगों से सवाल पूछता हूं तो मैं हमेशा उनसे कोशिश करता हूं समझने की कि वो किस साइड है। आप किस साइड है, प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक, और किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं इस समय बैंकिंग स्पेस को? देखिए, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी हम सेक्टर वाइज एक कॉन्सेंट्रेट बैट लेने की बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी डाइवर्सिफाइड विद इन द सेक्टर। सो आई शुड रिकमेंड प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों, और दोनों में हमें जो लार्ज कैप है या तो जो फ्रंट लीडिंग है उस बैंक के साथ जाना चाहिए। अगर पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो उसमें डेफिनेटली एसबीआई या तो कैनरा बैंक, दोनों में से कोई भी एक बैंक को हम चूज कर सकते हैं। टेक्निकली अभी डैमेज काफी हो गया है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर बात कर रहे हैं तो एसबीआई एंड कैन बैंक कैन बोथ बी अ कैंडिडेट के जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और अगर प्राइवेट बैंक में हम देखें तो एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, इन दोनों में से कोई भी एक बैंक के लिए भी हम देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक वुड बी मोर प्रेफरेबल, क्योंकि जिस तरह से प्राइस वाइज करेक्शन आ गया है और अभी जिस तरह से 1300 के आसपास जिस बॉटम से वो घूम रहा है, सो इट इज वेरी गुड रिस्क ratio available at 1300. So HDFC Bank in private sector and PSU में SBI would be the preferred choice. ओके, पीएसयू में एसबीआई, दोनों मेहमानों की प्रेफर्ड चॉइस है। यहाँ पर एसबीआई को लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा कुछ और अच्छे आइडियाज शेयर किए गए हैं। कैनरा बैंक पर आप फोकस कर सकते हैं। प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक और कोटक, ये 2 आइडियाज़ आपके सामने मेरे मेहमानों ने रखे हैं। बैंकिंग स्पेस अगर आपको पसंद है तो इन स्टॉक्स पर आप जो है रिसर्च करके जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक जिस पर बात करना आज बहुत ज़रूरी है शर्मिला, वो है वेदांता का। कंपनी ने एक लंबा चौड़ा ऐड दिया पेपर में और कहा कि वो अपने तूतीकोरिन का जो प्लांट है उसको बेचने के लिए बोलियां मंगा रहे हैं। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन दिया कि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने डिनाई या अग्री कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वो बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। बेच तो रहे हैं, पेपर में ऐड दिया है। तो अब मेरा सवाल ये है, बाजार को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई खबर ये। हमने देखा 15-16% तक नीचे था, 13% नीचे जाकर बंद हुआ है। कैसे रीड करना चाहिए एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निवेशक को वेदांता के इस डेवलपमेंट को? वेरी ऑनेस्टली मेरा प्रॉब्लम वेदांता के साथ हमेशा यही रहा है कि इस तरह के मूव्स होते हैं कंपनी की तरफ से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आते या उनके फेवर में नहीं रहते। जो पूरा मेटल स्पेस है उसमें एक्चुअली आई नेवर रियली रिकमेंडेड वेदांता। तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा अलग तरह के स्टॉक्स में रहा है, वेदर it is a Jinda Steel and Power, JSW, Tata Steel, उन तरह Hindalco. I'm not really a buyer in Vedanta. Okay, not a buyer in Vedanta. No worries. किरण, आपको लगता है कि शॉर्टिंग के मौके, चाहे वो वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, आज हमने सब में जोरदार गिरावट आते देखी मेटल स्पेस में, क्या शॉर्ट के कोई मौके हैं यहाँ? ओवरऑल अगर मेटल्स के अंदर देखें तो पेन अभी तक बाकी ऐसा हमें दिख रहा है। सो टाटा स्टील वुड बी द प्रेफरेबल चॉइस, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में क्रैकडाउन हमने देखा है, लास्ट मंडे भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था। ये 950 970 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी हमने बताया था कि 970 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 850 860 तक के लेवल्स देखें। आज 860 का लेवल्स हिट हुआ है। सो अब अगर किसी को इसमें शॉर्ट प्ले करना है तो मेरे हिसाब से 840 का लेवल का ध्यान रखिए। जैसे ही 840 टूटता है आप इसमें फर्दर शॉर्ट सेल कर सकते हो। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 780 770 तक के लेवल्स टाटा स्टील में देख सके। तो टाटा स्टील लुक्स वेरी कन्विंसिंग एट करंट प्राइस आल्सो टू
short sell. ओके, करंट प्राइस पे भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं, 840 के आसपास अग्रेसिव जा सकते हैं, उसके नीचे के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील एक स्टॉक है जिसमें आप शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन एक पूरा स्पेस जो हमने देखा कि आज खराब बाजार में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था वो था एफएमसीजी शेयरों का, और अच्छी खासी तेजी थी। क्यों ये तेजी थी? मेरे साथ मेरी सहयोगी विनी जुड़ रही है बताने के लिए। विनी, बताइए। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर था आज के ट्रेडिंग डे में, और ओवर काफ़ी चमक रहा था। आज की वॉलेटाइल ट्रेडिंग में निफ्टी एफएमसीजी एक आउट परफॉर्मर बन चुका था ना। ओवरऑल देखें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है वो डिक्लाइन हो चुका है 12% अपने 52 वीक हाई से, तो ये ओवर ड्यू हो चुका था। मे बी एक रिकवरी वहाँ पे देखने के लिए। उसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो जैसे देखिए HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, मैरिको, ये सब काफ़ी करेक्ट हो चुके थे अपने 52 वीक हाई से। मोस्ट एफएमसीजी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके थे अपने 52 वीक हाई से। एक सिर्फ जो आउट परफॉर्मर था वो था ITC। नाउ इसकी वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट्स, जो गेन्स थे, जो वाई इज एफएमसीजी गेनिंग, क्यों गेन कर रहा है, वो क्या है कि जो फोकस आ रहा है अभी डिफेंसिव स्टॉक्स पे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन जो है काफ़ी वॉलेटाइल है। ओवरऑल ग्लोबली भी सिचुएशन वॉलेटाइल है, तो इसकी वजह से डिफेंसिव स्टॉक्स पे फोकस ज़्यादा बढ़ चुका है। एफर्ट्स जो ग्लोबली चल रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी एक पॉजिटिव बनता है एफएमसीजी के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रेशर देख चुके थे उनके मार्जिन्स में हम ऑलरेडी, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका था। तो अब ये रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं। वैसे देखें तो पाम ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और वीट प्राइसेस भी स्टेबल हो रहे हैं लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स बनते हैं एफएमसीजी इंडेक्स के लिए। उसके अलावा जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो स्टेबलाइज होने की क्षमता है आगे जाते हुए भी, क्योंकि अभी थोड़ी स्टेबल हो चुके हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे कंपनीज के, डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट हो चुका था, क्योंकि रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन थी वो काफ़ी हाई थी, तो उसकी वजह से जो प्राइस हाइक्स कंपनी लेती वो डिमांड को शॉर्टली इम्पैक्ट करती है, और इसकी वजह से स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस लीड करेगा अच्छी डिमांड के लिए भी। गुड मॉनसून एक अच्छा फैक्टर बनता है, और अपटेक इन डिमांड, जो डिमांड बढ़ने की क्षमता है सेकेंड हाफ में, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। तो ये मेन पॉजिटिव ट्रिगर्स है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, और में भी आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक्स पे फोकस बढ़ चुका है। बिल्कुल, डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस बढ़ चुका है। मॉनसून अच्छा होता दिख रहा है, कई कंपनियों ने प्राइस हाइक ले लिए हैं, और इसलिए इस सब चीज़ों का फ़ायदा अब हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनियों पर दिख रहा है, इसलिए स्टॉक्स भी चल रहे हैं। चलिए एक और फायदे की बात आपको बताते हैं। आपके सामने आज से सस्ता गोल्ड खरीदने का शानदार मौका सामने आ गया है। आज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खुल गया है। इस पर और जानकारी के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताइए कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, किस तरह के फायदे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के? देखिए, प्राइसिंग के लिहाज से बेहतर प्राइसिंग है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। 5,091 रुपये प्रति ग्राम का भाव है। अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो आपको 50 रुपये हर ग्राम पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, यानी आपको 5,041 रुपये हर ग्राम के लिए भुगतान करना पड़ेगा। आप कहीं से भी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से या फिर पोस्ट ऑफिस, या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, आपके लिए बेहद आसान है। आप वहाँ जाकर गोल्ड बॉन्ड की जो ये किस्त है ये आप यहाँ पर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात गोल्ड बॉन्ड की ये होती है कि आपको सालाना 2.5% आपको ब्याज दिया जाता है। छमाही आधार पर ये ब्याज सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो ये एक खासियत है, एक तो आप गोल्ड के में जो रिटर्न है उसके लिए यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, दूसरा आपको ब्याज का भी फायदा मिल रहा है जो किसी भी गोल्ड के और प्रोडक्ट पर नहीं मिलते। तो यानी अगर गोल्ड के दाम नहीं भी बढ़े तो कम से कम ब्याज तो आपको मिल ही रहा है। दूसरी बात, आपको रखरखाव का झंझट नहीं है, यानी आपको जो स्टोरेज कॉस्ट लगती है कोई भी गोल्ड खरीदने के बाद रखने की, कोई चोरी होने का डर रहता है, तमाम तरह के झंझट रहते हैं, उस झंझट से मुक्ति है, क्योंकि एक पेपर गोल्ड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और जब भी मैच्योरिटी हो जाएगी 8 साल, तो टैक्स फ्री ये आपके हाथ में आपका पैसा आ जाएगा, जो भी उस समय मार्केट का भाव होगा। यानी पूरे 8 साल के पीरियड के दौरान जो ब्याज मिला वो अलग, ऊपर से आपको जो प्राइस मार्केट रिटर्न जो मिलेगा वो अलग। अगर बीच में भी आप निकलना चाहें तो भी आप मार्केट भाव पर यहाँ पर निकल सकते हैं। हालांकि वो 5 साल से पहले निकासी पर आपको टैक्स, उसके मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये खासियत है गोल्ड बॉन्ड की। अगर लंबी अवधि के लिए अगर गोल्ड में अगर कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि गोल्ड बॉन्ड से बेहतर विकल्प कोई भी नहीं है। जी।
बिल्कुल, न सिर्फ सेफ है बल्कि यहाँ पर सस्ता भी मिल रहा है और सुरक्षा की भी कोई चिंता नहीं। तो गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन सी अपॉर्चुनिटीज पर आप फोकस कर सकते हैं, जानते हैं मेरे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में आपका? जिस तरह का माहौल था, हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी सारा गिरावट हमने देखा है। तो जिस तरह का मार्केट भी अभी चल रहा है, कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लार्ज कैप स्टॉक जिस वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस वाइज जिस तरह का करेक्शन आया है, तो हमारे दोनों स्टॉक जो रहेंगे वो लार्ज कैप में से रहेंगे। पहला एचडीएफसी लिमिटेड है। आज हमने देखा कि वन साइड मार्केट को होल्ड करके रखा था एचडीएफसी लिमिटेड ने। अभी लग रहा है हमें कि और भी इसमें तेजी आ सकती है। जिस तरह का गैप डाउन ओपनिंग हमने लास्ट वीक में देखा था, उस गैप रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल अगर 2135 के ऊपर ये स्टॉक ओपन होता है तो 2135 के आसपास भी ओपन होता है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक सुपीरियर रैली देखें जिसमें हम 2200 प्लस के भी टारगेट देख रहे हैं। सो ओवरऑल हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 2250 का है। हम इसको करंट मार्केट भाव से लॉन्ग करेंगे। कोई भी डिप आता है तो उसमें भी हम एड ऑन पोजीशन करते रहेंगे। 2030 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी में से रहेगा। हमने मल्टीपल टाइम एचयूएल को आपके शो के दरमियान डिस्कस किया था। 2100 से हम इसको कंटिन्यू डिस्कस करते आ रहे हैं। बीच में हमने 2300 तक की रैली भी देखी थी। वहां से ये स्टॉक गिर के अभी वापस 2150 के बॉटम बना के 2195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम अगर देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। 10 से 15 दिन अगर कोई देख रहा है तो एचयूएल करंट मार्केट भाव से ऐड कर सकते हैं। 2310 का टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 2108 मेंटेन करना है। ओके, तो दो लार्ज कैप यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं 2250 तक का, और एचयूएल एक और हमने देखा एफएमसीजी स्पेस तो आज अच्छा मूव कर ही रहा था, यहाँ पर टारगेट 2310 तक के। ये दो बड़े स्टॉक्स यहाँ पर किरण की तरफ से। शर्मिला, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे कल के सेशन के लिए? आई एम गोइंग विद अ लॉन्ग टर्म कॉल। और मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एक स्टील स्टॉक का, जेएसडब्ल्यू स्टील। आई एम रिकमेंडिंग दैट। अगर आप उनके नतीजे देखेंगे तो ऐसा लगा कि थोड़ा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आए, लेकिन जिस तरह के मार्जिन थे और दोनों जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें जिस तरह से उनके बिटा मार्जिन रहे, जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ रहा, दोनों काफी अच्छा रहा। उसके साथ साथ आई थिंक वो पेंट इंडस्ट्री में भी एक अपना कदम रखने जा रहे हैं। सो दे आर गोइंग इन फॉर अ केपेक्स। सो आई थिंक आगे चलकर वहां से भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर आप मई के उनके प्रोडक्शन डिटेल्स देखेंगे तो देन दे वर अप 31%। सो आई थिंक ओवरऑल माय एक्सपेक्टेशन इज, एक तो ये पूरा सेक्टर बहुत डीप करेक्शन में है। सो द एडवाइस वुड बी टू ट्राई एंड बाय ऑन डिप्स। जैसे जैसे अगर मार्केट गिरता है तो थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करें। ये अपने सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मर है। और उसके साथ साथ आई डू एक्सपेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पोस्ट मॉनसून पिकअप होगी। तो फोकस आई थिंक देन इस तरह के प्लेस पर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड पर रहेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील विद अ टारगेट ऑफ 680 फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 680 जेएसडब्ल्यू स्टील पर आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। और कल की तैयारी के आज के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।